नमस्कार, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, मेरे पढ़ने वाले वीरों का। तो अपने पिछले वीडियो में हमने सारा कुछ मतलब कवर कर लिया। अब तक में 10-11 चैप्टर कवर कर लिए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं FIR। अरे नहीं भाई, ये वाला नहीं, ये गलत आ गया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं FIR को। FIR को हम बोलते हैं, ये है FIR। इसको हम इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। तो अगर देखने की बात हो, अगर मतलब ऐसे नॉर्मली बात करी जाए, FIR को अगर आपको पढ़ना है तो भाई CRPC में जाके सीधे 154 पढ़ लीजिए। और BNSS में थोड़ा चेंज हो गया है, आपको 173 पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोविजन है, मतलब मुश्किल से 12-15 लाइन का होगा। लेकिन एक जो विद्वान आदमी है, वो कहीं से भी घुमाकर FIR अगर देखा जाए ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक ऐसा प्रोविजन है कि मतलब एक तरह से यूं समझिए कि नॉर्मली देखने में तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट अपना, कि लगता तो ब्रूस बैनर है, लेकिन अगर छेड़ा तो हल्क बन जाता है भैया। हल्क बन के आपके हलक से एकदम निकाल लेगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FIR के हर पॉसिबल एस्पेक्ट के बारे में, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनसे आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? तो इसमें कुल मिला के हम 10 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस को एक तरह से कवर करेंगे। अब इन 10 क्वेश्चंस में आते क्या क्या हैं, तो वो आपको ये नीचे साइड पे लिख के आ रहे होंगे। ठीक है। तो FIR में सबसे पहले हम ये कवर करने वाले हैं कि FIR है क्या चीज। दूसरी चीज हम इसमें कवर करेंगे कि इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से आते हैं जो FIR को FIR बनाते हैं। तीसरे में FIR के टाइप्स क्या होते हैं, इसको हम कवर करने वाले हैं। चौथे में FIR कौन रजिस्टर करा सकता है, हम इसको कवर करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट हम इसको कवर करेंगे कि किसके समक्ष FIR रजिस्टर करी जाती है, किसको आप FIR की एप्लीकेशन या जो तहरीर होती है वो देंगे। 6 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट, वो ये है कि FIR कैसे रजिस्टर की जाती है, उसका तरीका क्या होता है, उसके बारे में। 7वें नंबर में कवर आप करने वाले हैं, अगर FIR आपने दी, आपने तो भाई आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, तभी आप FIR देने आए, लेकिन पुलिस वाले निकले मुरहंट। पुलिस वाले करें ना, हम तो नहीं दर्ज करने वाले भाई। कहीं ना कहीं होता है ना, बहुत सारे केसेस में ऐसा आपने देखा होगा कि पुलिस वाले FIR दर्ज करने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या रेमेडी मिली हुई है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे वो 8वां पॉइंट जो हमारा रहेगा, वो डिले इन FIR में। अगर मान लो FIR करने में डिले हो जा रहा है, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, क्या उसका परिणाम हो सकता है, उसके विषय में बात करेंगे। 9 नंबर यानी 9th पॉइंट के अंतर्गत हम बात करेंगे स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या होता है एक FIR को रजिस्टर करने का, और उसके बाद क्या होता है। और 10th और सबसे आखिरी पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि एक FIR करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो भैया इंफॉर्मेंट होते हैं, विटनेस होते हैं, व्यक्ति होते हैं, परिवारजन होते हैं, दोस्त जन होते हैं, या कोई भी हो सकता है, भाई उसके राइट्स क्या क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को अच्छे से, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। इसलिए कहीं मत जाइएगा। चाय पानी, कलम, दवात, गुटका सब लेके साथ में बैठिएगा, और जो कुछ मैं बताता जा रहा हूँ नोट डाउन करते जाओ भाई। नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है। चलिए फिर प्रारंभ से, जो मेरी लाइन है कि चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं FIR टर्म के बारे में। तो ये जो FIR टर्म है, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ना तो CRPC में डिफाइन किया गया था, और ना ही इसको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में डिफाइन किया गया है। तो भाई मतलब क्या हुआ, इसको एक जगह पे आप इसका उल्लेख पा सकते हैं, और वो है अंडर सेक्शन 230 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सेकेंड में। यहाँ पर आप इसका उल्लेख पा सकते हैं, जहाँ पर सप्लाई के बारे में बात की जाती है, सप्लाई टू एक्यूज्ड द कॉपी ऑफ फलाना ढिमकाना। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन FIR की डेफिनेशन वहां पर भी नहीं दी गई है। तो आप FIR से मतलब समझते क्या है? तो FIR का मतलब बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें, तो FIR का मतलब एक तरह से एक वो कहते हैं कि ये वो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन किसी ने दी, और वो इंफॉर्मेशन रिलेट करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। ठीक है। तो जब ये
इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो वो पुलिस ऑफिसर जो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार करता है, ये आप ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार करता है उसको हम बोलते हैं एफआईआर। यानी कि एफआईआर वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक पुलिस ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की दशा में जब उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसको तैयार करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाता है। जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा तब तक क्रिमिनल लॉ किसी काम का नहीं है। यानी कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए, कार्यरत करने के लिए, विधि में मतलब एग्जीक्यूशन करने के लिए सीआरपीसी के या बीएनएसएस के प्रोविजन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे इंजन में स्टार्ट करने के लिए हैंडल होता है ना, हैंडल मारा ये ठक 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 शुरू हो जाता है ना, सेम सेम ऐसे ही बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर, एफआईआर एक तरह का हैंडल है, आपने मारा ठका के इंजन चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि एफआईआर है क्या। अच्छा, एफआईआर के पर्पस क्या होते हैं भाई? एफआईआर किया क्यों जाता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ये होता है, कई सारे उद्देश्य हैं, हम मेजर उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि ये अथॉरिटी को क्राइम के बारे में बता देता है। जो अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर देता है कि भैया कोई क्राइम हुआ है, अब आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहली चीज तो अथॉरिटी को क्राइम के बारे में उनके एक्नॉलेजमेंट में ला देता है। दूसरी चीज, ये उस ऑफेंस के खिलाफ, ये ऑफेंस के रेफरेंस में एक रिटन रिकॉर्ड की तरह काम करता है। वो जो फॉर्मल एक वो बनाया जाता है डॉक्यूमेंट, वो एक रिटन रिकॉर्ड की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पर्पस क्या है? तीसरा ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीडर होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब तक एफआईआर नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए एफआईआर का होना जरूरी है। एफआईआर के अलावा एक और प्रोविजन है जो कि इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करता है, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाता है, जिसको हम बोलते हैं एनसीआर। ठीक है, अब ये एनसीआर है क्या चीज, कहाँ पे डिफाइन किया गया है, कैसी कैसी चीजें हैं, तो भाई इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन अभी आपको जितना भी ध्यान रखना है वो एफआईआर पर रखना है। तो आपको ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ही केसेस में होता है। कॉग्निजेबल के अलावा कितने भी केसेस हों उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगा, वो सारे नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आएंगे। कॉग्निजेबल केसेस के बारे में और नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में कहाँ बताया गया? वो शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया। ठीक है, अब कॉग्निजेबल केसेस कौन से केसेस होते हैं? तो ये वो केसेस होते हैं, डेफिनेशन सेक्शन में जाके पढ़िएगा, मुझे याद नहीं है कि सेक्शन 2G है या 2H है, वहां पर जाकर देख लीजिएगा एक बार कि कॉग्निजेबल केसेस या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर एक पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट और बिना ऑर्डर के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार मिला हुआ है, ये उनके पावर में आता है। ठीक, अब हो गया, हमने पहले पॉइंट की बात कर ली कि एफआईआर क्या है। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं एफआईआर के। भाई ये तो जरूरी चीज होता है ना कि भाई एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो एफआईआर में हम कंटेंट क्या क्या देंगे, एफआईआर किन किन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है वो हम बता देते हैं। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लें यार। हाँ, तो एफआईआर में कंटेंट ये होता है, सबसे पहला कंटेंट जो होता है वो डिटेल्स ऑफ कंप्लेनेंट होता है। जो कंप्लेन कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, या इंफॉर्मेंट, कहीं कहीं केसेस में इंफॉर्मेंट अगर मतलब ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि इंफॉर्मेंट के बारे में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो डिटेल ऑफ कंप्लेंट या इंफॉर्मेंट होगा, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो होता है कि ऑफेंस जो हुआ है वो कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, और वो कौन सा ऑफेंस है उसके बारे में डिटेल होगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है टाइम, कितने बजे ये घटना घटित हुई, किस तारीख को घटित हुई यानी कि डेट कौन सी है, और किस जगह पे घटित हुई, प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है, ये चीजें दी हुई होती हैं, तभी एफआईआर बनेगा। और चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी हैं लेकिन आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, चौथा और आखिरी पॉइंट होता है वो एक्यूज्ड के बारे में होता है
ऑफेंस करने वाला जो अपराधी व्यक्ति है, जिसके ऊपर संदेह है, जिसने कि अपराध किया है, उसकी डिटेल्स, उसका नाम क्या है। अगर नाम पता है तो पूरा नाम लिखा जाएगा, अगर नहीं पता है तो नहीं, कोई जरूरत नहीं, अज्ञात लिख देंगे। अगर नाम पता है तो भाई पता भी पता होगा तो पता भी लिखे, मतलब उसके बारे में जितनी डिटेल्स जुटाई जा सकती हैं वो सारी डिटेल्स होती हैं। अगला जो पांचवा पॉइंट है, अगर वहां पर कोई विटनेस उपस्थित था तो आई विटनेस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चश्मदीद। दीद मतलब होता है दीदा, मतलब आंखें। तो अगर कोई आई विटनेस होता है तो उसका भी डिटेल लिखा जाएगा, अगर होता है तो। और फिफ्थ के अलावा सिक्स पॉइंट ये है कि अगर कोई सपोर्टिंग एविडेंस है जिससे कि लगता है कि आपको आपके प्रोसिक्यूशन में या ऑफेंस को स्टैब्लिश करने में हेल्प मिल सकती है, तो उसको भी मेंशन किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें सीसीटीवी आता है, ठीक है, इसमें बाकी की सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग एविडेंसेस होते हैं। तो हमने ये भी कवर अप कर लिया कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। अब हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एफआईआर क्या होता है, क्योंकि एफआईआर तो कई सारे टाइप के होते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा कि एफआईआर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एफआईआर कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिंपली एफआईआर। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है रेगुलर एफआईआर। रेगुलर एफआईआर वही एफआईआर होता है जिसको हम लोग जनरली जानते हैं एफआईआर एफआईआर के तौर पर, ठीक। ये रेगुलर एफआईआर, इसके बारे में भाई पूरा प्रोविजन इसी के बारे में। दूसरा जो एफआईआर होता है उसको हम बोलते हैं, ये क्या किया, हाँ, दूसरा जो एफआईआर होता है उसको हम बोलते हैं जीरो एफआईआर। भाई ये जीरो एफआईआर पहले सीआरपीसी में जबरदस्ती घुसेड़ा गया था, अब इसको बाकायदा अच्छे से स्टैब्लिश किया गया है। जीरो एफआईआर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है, स्पेशली ये एफआईआर दर्ज किया जाता है सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में, लड़कियों को यह एकाधिकार दिया गया था, अभी सबके पास है। कि जीरो एफआईआर ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि प्लेस ऑफ अकरेंस से दूर है और उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, या फिर ऐसा है कि वहां पर जुरिडिक्शन नहीं बन रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन, बने या ना बने, आप कहीं भी किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस वाले थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठा करके वो जिस जगह का जुरिस्डिक्शन बना है, जिस प्लेस के लोकल प्लेस में वो आ रहा है, उसके पावर में आ रहा है, उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जीरो एफआईआर होता है, क्योंकि इसमें जुरिस्डिक्शन मायने नहीं करता, इसलिए इसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। इसके अलावा एक एफआईआर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर नाम से आपको पता लग रहा होगा, दोनों के दोनों ही पार्टी उठा के एक दूसरे के ऊपर एफआईआर ठोक देते हैं, क्रॉस एफआईआर बोलते हैं। और सबसे आखिरी जो एफआईआर आता है वो होता है काउंटर एफआईआर। काउंटर एफआईआर क्या होता है, मान लो एक पार्टी ए और बी के बीच में हुआ झगड़ा, सबसे पहले ए गया और ए ने एफआईआर कर दिया। बी को लगा यार हमारा तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, ये अकेले हमारे ऊपर मुकदमा ठोक के बैठा है, ये तो परेशान हो ही नहीं रहा है, बी भी उठा के इनके ऊपर एक एफआईआर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा काउंटर एफआईआर, क्योंकि ए के एफआईआर में बी जो है वो एक्यूज्ड है। तो जब बी ये एफआईआर ए के खिलाफ कर देंगे तो ए भी एक्यूज्ड हो जाएंगे और ये काउंटर एफआईआर हो जाएगा। तो ये तो हो गया एफआईआर के टाइप। अब हमने एफआईआर क्या है वो देख लिया, इसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं वो भी देख लिया, टाइप्स क्या होते हैं ये भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं इसके एफआईआर के एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को, कि एफआईआर भाई कर कौन कौन सकता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई भी मुंह उठा के चला आएगा, हाँ, हमारी एफआईआर लिख लो, नहीं, कौन कौन एफआईआर कर सकता है, ये प्रश्न एक न एक बार आपके दिमाग में, भेजे में उठा तो जरूर होगा, और अगर नहीं उठा होगा तो अब उठाओ भाई, जरूरी है। अगर ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे नहीं तो कैसे वकील बनोगे यार, कैसे जुडिशरी क्रैक करोगे, सब आने चाहिए, ठीक है। तो एफआईआर कौन कौन कर सकता है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट डील करता है जनरल प्रोविजन के बारे में, जनरल पर्सन जो होते हैं वो एफआईआर कर सकते हैं। दूसरा प्रोविजन बात करता है स्पेशल पर्सन के बारे में। स्पेशल पर्सन कौन होते हैं, जनरल पर्सन कौन होते हैं। जनरल पर्सन हम आप जैसे लोग होते हैं, यानी जनरल पर्सन में कौन आता है, पार्टीज आती हैं जिनका कोई ना कोई नुकसान हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी विटनेस आता है, आई विटनेस, या कोई भी थर्ड पार्टी आती है, ठीक। ये होते हैं जनरल में। इसके अलावा पुलिस भी कर सकती है एफआईआर, सुओ मोटो फॉर्म पे एफआईआर पुलिस दर्ज कर सकती है, ठीक। तो यहाँ पे पार्टी ऑब्लिक पर्सन कर देते हैं, पार्टी भी कर सकती है, कोई पर्सन भी कर सकता है, कोई विटनेस भी कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है। थर्ड पार्टी कौन होगी, जिसको कि नॉलेज है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक, तो वो जाके एफआईआर कर सकता है।
और पुलिस को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो वो सुओ मोटो भी कर सकते हैं। तो स्पेशल में कौन आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। स्पेशल में वो लोग आते हैं जी जो खुद एफआईआर जाकर बेचारे नहीं कर, इसमें दूसरों को, उस व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा परमिशन दे दी जाती है। एक तरह के समझ सकते हैं कि लीव दे दी जाती है कि आप, कि आपकी जगह पर कोई और भी कर सकता है। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो इसमें सबसे पहले वो वुमेन्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वुमेन्स आती हैं, और वुमेन्स में भी स्पेशली वो वुमेन्स आती हैं जो फिजिकली या मेंटली, अरे यार लिखने में टाइम लग जाएगा, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। तो उनका एफआईआर करने का प्रोसीजर जो होता है वो अलग होता है। दूसरे में वो लोग आते हैं जो कि भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, जैसे प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम आते हैं, गवर्नर आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, और कहीं कहीं पर मंत्री भी आते हैं। तो ये स्पेशल हो जाएंगे दो तरह के। तीसरे में वो लोग आते हैं जो कि भारत के किसी आर्म्ड फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं। अगर वो आर्म फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं, उनको इतनी जल्दी लीव नहीं मिल सकता कि वो किसी उनके साथ जो कुछ गलत हुआ है या उनके ऊपर किसी ने, मान लो किसी ने डिफेमेशन करा है, मानहानि करी है, अब वो खुद तो मुकदमा कर नहीं सकते, तो वो एक तरह से सर्टिफाई कर देंगे और कि हमारी एवज पे ये मुकदमा करे, और वो सर्टिफाई करने के बाद उनके जो सीनियर अथॉरिटी है वो भी उनको ये परमिशन देंगे, एक लिखित परमिशन होगा, साइन वाइन करेंगे, फिर कोर्ट उस व्यक्ति को जिसको कि उन्होंने सर्टिफाई किया उसको लीव दे देगी कि हाँ ठीक है, स्पेशल लीव हो गया तुमको, अब तुम उनके बिहाफ पे एफआईआर कर सकते हो। ऐसे ऐसे केस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जो जनरल लोग हैं, जनरल को जनरल क्यों कहा गया, जनरल इसलिए क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो थाने जाकर स्वयं एफआईआर करेंगे। लेकिन जो स्पेशल लोग हैं, इसमें स्पेशली ये वुमेन वाला जो प्रोविजन है, यहाँ पर पुलिस को या फिर वुमेन के रेसिडेंस पर आके एफआईआर लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई वुमेन है, जो प्रोविजन बताया गया सेक्शन 173 में जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें बताया गया है कि अगर किसी महिला के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, चाहे वो रेप का हुआ हो या रेप के भी एग्रेवेटेड वर्जन्स का हुआ हो या ऐसा ही कुछ हुआ हो, तो वो उस महिला के घर पर जाकर, ठीक, उसके घर पर जाकर जहां पर वो रहती है वहां पर जाकर एफआईआर महिला पुलिस ही दर्ज करेगी या फिर कोई महिला ही दर्ज करेगी। दूसरी चीज, उसकी चॉइस पर भी डिपेंड करता है। अगर महिला चाहती है कि किसी अन्य जगह पर उसका एफआईआर दर्ज किया जाए, तो उसके चॉइस पर डिपेंड करता है, और वहां पर इसके परिवार की, इसके फैमिली की या रिस्पेक्टेड जो मेंबर हो या कोई जो एनजीओ होती है, जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके किसी एक मेंबर की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये तो अब हमने ये भी कवर कर लिया कि कौन कौन है जो एफआईआर दर्ज करा सकता है, यानी कि एफआईआर रजिस्टर कराने का अधिकार किसको किसको मिला हुआ है। अब अगला पॉइंट आता है कि किसके समक्ष कराया जाएगा। सिंपल है भाई, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग और बीएनएस, ये तो सीआरपीसी के भी अकॉर्डिंग, जो एफआईआर है वो हमेशा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के समक्ष ही कराई जाती है। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे कि एफआईआर कैसे रजिस्टर करा जाता है। एफआईआर रजिस्टर करने का भाई, एफआईआर रजिस्टर करने का जो प्रोसीजर है, एफआईआर कैसे रजिस्टर करा जाता है, ये हम प्रोसीजर में आगे जान लेंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है उसी में बता देंगे। अब मान लो किसी ने, भाई कोई एफआईआर दर्ज कराने थाने गया, और थाने जाने के बाद वहां पर रिफ्यूजल हो गया कि नहीं हम तुम्हारा एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, जो करना हो कर लो, फलाना ढिमकाना, तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तो रिफ्यूजल की स्थिति में व्यक्ति के पास रेमेडी क्या बचती है, तो इस रेमेडी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी रेमेडी है। पहली रेमेडी क्या है, सबसे पहली रेमेडी ये है कि वो व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, यानी कि एसपी को उठाकर अपनी रिटन एप्लीकेशन पोस्ट से भेज सकता है। उसके पास ये पहला रेमेडी है। दूसरा रेमेडी ये है कि अगर एसपी ने भी यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की, तो वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर एसपी वाली एप्लीकेशन के साथ वो लगाते हुए एक 175(3) का दावा कर सकता है, जिसको पहले 156(3) बोलते थे, वो दावा कर सकता है। यानी कि वो एक तरह से
यहाँ पर उसने कर दिया कि हाँ कोर्ट आदेश देगी। थर्ड थिंग इज कि वो कोर्ट के समक्ष जाकर सीधे सीधे कंप्लेन कर सकता है, और वो कोर्ट जिसके पास कॉग्निजेंस लेने का पावर है अंडर सेक्शन 210, वो यहाँ पर कंप्लेन को दर्ज करेगी और इंक्वायरी करेगी। फोर्थ थिंग, अगर इनमें से कोई भी काम नहीं आए, कोई भी काम नहीं आ रहा है, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट के समक्ष जाएगा, और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन सभी लोगों को पेल दे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कहते। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, उसके पास ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये तो हो गया रिफ्यूजल की कंडीशन में क्या व्यक्ति के पास रेमेडी है। अब आगे बात करते हैं, मान लो भाई डिले के बारे में। ठीक है, कि अगर डिले इन रजिस्टरिंग एफआईआर हो गया तो क्या होगा। इसका कॉन्सेक्वेंस ये होता है, पहली चीज, अगर आपने डिले कर दिया एफआईआर रजिस्टर कराने में, तो एविडेंसेस गायब होने के या उनके साथ टेम्परिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, और ऐसे में करके आपका केस कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज, इन फ्यूचर जब आप कोर्ट के समक्ष जाएंगे तो कोर्ट आपसे ये प्रश्न करेगा, ये क्वेश्चन करेगा कि भाई ये एफआईआर दर्ज कराने में आपने इतना देर क्यों लगाया। तो आपके पास एक जस्टिफाइंग, एक फैक्ट, एक लॉजिक होना चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए, जस्टिफाई आप अपने आप को कर सकें कि डिले क्यों हुआ। ठीक है, तो डिले का बस यही रीजन होता है, बाकी कुछ नहीं। तो अब हम सबसे आखिर में सेकंड लास्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ एफआईआर क्या होता है, एफआईआर रजिस्टर होने का प्रोसीजर क्या है। तो भाई अगर प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले मान लो कोई ऑफेंस घटित हुआ। ऑफेंस किस नेचर का है, कॉग्निजेबल नेचर का है। अब ये पता कैसे चलेगा, सिंपली कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं कि काफी गंभीर होते हैं, बस इतना समझ लीजिए। अब ये कॉग्निजेंस नेचर का जो ऑफेंस हुआ है, उसके पास जिस व्यक्ति के साथ हुआ है या जिस व्यक्ति ने होते हुए देखा है, वो जाएगा थाने। थाने क्या करने जाएगा, वो जाएगा इंफॉर्मेशन देने। अब ये इंफॉर्मेशन वो देगा किसको, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको हम OIPS बोलेंगे, उनको देगा। अब OIPS क्या करेगा, वो मसले को सुनेगा। अगर व्यक्ति ने, मान लो, अब व्यक्ति एफआईआर कैसे दे सकता है, व्यक्ति एफआईआर ओरल में भी दे सकता है, व्यक्ति एफआईआर रिटन में भी दे सकता है, और अब BNSS की नई प्रोविजन के अनुसार व्यक्ति जो है एफआईआर वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दे सकता है। ठीक, अब मान लो व्यक्ति ने ओरल तरीके से दिया, मतलब मुंह ही मुंह से बोल कर दिया, तो ऑफिसर इंचार्ज ये कह सकता है कि भाई जाओ किसी से लिखा कर लाओ। ज्यादातर 100% केसेस में तो ये होता है कि वो बोलते हैं जाओ बाहर कोई आदमी बैठता है जो 50 रुपए लेके लिखता है, उससे बोलेंगे लिखा कर लाओ। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद से लिख कर लाओ। तो अगर वो आदमी लिख कर लाता है या लिखवा कर लाता है, यहाँ पर लिख गई है एफआईआर इनकी, तो भाई एफआईआर तो होने दो। अब लिखने के बाद ये रिटर्न वाली स्टेट में आ जाता है कि व्यक्ति लिख कर भी दे सकता है या लिखवा कर भी दे सकता है, तो रिटर्न वाली पोजीशन में आ गया। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक में दिया गया, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक में देने के बाद वो व्यक्ति 3 दिन के भीतर आकर, विद इन 3 डेज आकर जब साइन करेगा, ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई है, उसको डेली डायरी जो होती है उसमें नोट किया जाएगा। और अब चाहे ओरल में आई तो रिटर्न में करने को आदेश दिया जाएगा, वो रिटर्न में लिखवा के लाएंगे, तो ये दोनों रिटर्न में हो जाएगा। और रिटर्न भी अगर हो गया, उसके बाद भी कोर्ट, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है, वो प्रोसीजर के अनुसार ये होता है कि पढ़कर सुनाएगा कि तुम्हारी एफआईआर में ये लिखा हुआ है, और पढ़कर सुनाने के बाद जब आदमी मानेगा कि हाँ ठीक है मैंने यही इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद साइन करवाएंगे। एफआईआर में साइन होना जरूरी हो जाता है। अब मान लो पढ़ने के बाद पता चला कि यार हमने तो कुछ और बोला था, ये तो लिखकर दूसरा ही खेल रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट भी जाकर कोर्ट से जो है दरखास्त करी जा सकती है, कोर्ट को तहरीर दी जा सकती है, या एसपी को भी इसके विषय में तहरीर, एक कंप्लेंट दी जा सकती है, एप्लीकेशन दिया जा सकता है। ये हो गया। अब पढ़कर सुनाया गया, साइन भी हो गया, के बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आपको उस एफआईआर की कॉपी दे दी जाएगी, और एफआईआर का जो सब्सटेंस है वो उनकी डेली डायरी में नोट डाउन कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो भेज दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को।
मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। और क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर, ऐसे चलता है एफआईआर। ठीक है, और सबसे अंत में बात कर लेते हैं राइट्स ऑफ इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेंट के राइट क्या होते हैं भाई? 2 ही 4 राइट हैं। सबसे पहली चीज इंफॉर्मेंट की राइट ये है कि उसको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। दूसरी चीज उसका राइट ये है कि भाई अ, उसको कहीं भी विवश नहीं किया जाएगा, उसको विवश नहीं किया जाएगा कि हम अदालत चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। ये हो गया। तीसरी चीज उसको ये है कि इंफॉर्मेशन जो अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन दी गई, एफआईआर रजिस्टर हो गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है, क्या हो रहा है, ये सारा स्टेटस को बताया जाएगा। फोर्थ राइट उसका ये है कि अगर मान लीजिए अगर उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि तुम्हारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है और उसका रीजन भी स्टेट किया जाएगा कि क्यों नहीं किया गया है। फिफ्थ थिंग, अगर मान लो ऐसा हुआ है कि इसमें जो विक्टिम है या जो एप्लीकेंट है उसको इंजूरी हुई है, तो उस इंजूरी के बदले कोर्ट के द्वारा उसको कंपेंसेशन भी दिलाया जाएगा, जिसको कि विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 के 10 पॉइंट कवर अप कर लिए। अब हम बढ़ेंगे प्रावधानों की तरफ, यानी कि प्रोविजंस की तरफ, और सेक्शन 173 को ऐसे ऐसे मतलब मौज मौज में पढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो मैंने क्लियर कर दी, ज्यादातर चीजें मैं बता चुका हूँ, तो उसी को मैं हाईलाइट करके दिखाता चला जाऊंगा। आप लोगों को बस मार्क कर लेना है। ठीक है, तो बात करते हैं, कहाँ गया भाई सेक्शन 173? हाँ, चैप्टर 13 सेक्शन 173। अब मौज मौज में एकदम पढ़ रहा हूँ, मौज मौज में सुन लो। इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। आज का ये वीडियो केवल एफआईआर पर है, अगला वीडियो हमारा इन्वेस्टिगेशन पर होगा, ये भी बताया दे। सेक्शन 173 टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो केवल कॉग्निजेबल केसेस में हुए इंफॉर्मेशन के बारे में की जा रही है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज की जाएगी। अब यहाँ पर यहीं पर आकर ये मसला आ जाता है जीरो एफआईआर का। इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया where the offense is committed may be given orally or by electronic communication। ये तो 2 हो गए, तीसरा कहाँ गया भाई? तीसरा यहाँ है, या इन राइटिंग। ठीक है, दिया जा सकता है। किसको दिया जाएगा के बारे में भी देख लेते हैं कि किसको दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक, ये हो गया। अब चलो वो भी बात हो गई, ओरल भी दिया जा सकता है, ये तो हम बता चुके हैं। और ये पूरा प्रोसीजर है कि अगर दिया गया है तो वो ओरल दिया गया है तो कहेंगे लिख कर लाओ, या लिखेंगे खुद। अगर लिखा गया है उसके अंडर डायरेक्शन में तो वो पढ़ा जाएगा, रीड ओवर किया जाएगा टू द इन्फॉर्मेंट, और उसके बाद आ, अगर रिटर्न में दिया गया है, चाहे वो बाद में रिड्यूस टू राइटिंग किया गया है, मतलब लिखा गया है खुद से डायरेक्शन के हिसाब से, तो वो साइन करवाया जाएगा बाय द पर्सन गिविंग इट, जो कि पर्सन वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उनका साइन करा जाएगा। अगर बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तो वो ऑन रिकॉर्ड तब किया जाएगा जबकि विद इन 3 डेज वो बंदा आकर साइन कर देगा। ये चीज हो गई। अब देखते हैं, अब जब 3 दिन के अंदर साइन कर दिया उसके बाद जो सब्सटेंस है वो उठा के, वो जो बुक होती है जिसको डेली डायरी बोलते हैं या केस डायरी भी बोलते हैं, उसमें उठा के लिख दिया जाएगा, छाप दिया जाएगा। यहाँ पर आ जाती है स्पेशल पर्सन वाली खांसी आ गई भाई। प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an offense under section 64 65 फलाना ढिमकाना, ये सब मिलाकर भारतीय न्याय संहिता 2023 तक का ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करते हैं जो वुमेन से रिलेटेड है, बस इतना जान लीजिए। इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, कमिटेड और अटेम्प्टेड, ये शब्द का ध्यान रखना, चाहे कमिट हुआ हो चाहे अटेम्प्ट हुआ, दोनों चीजों में। देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी, ये देखो बाइंडिंग नेचर का बना देता है, बाई अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो पुलिस ही हो, कोई भी वुमेन ऑफिसर अगर है तो उसके द्वारा रिकॉर्ड करा जाएगा। सेम चीज स्पेशल पर्सन वाली यहाँ आ जाती है, जहां पर ऑफेंस यही है, महिला के ही खिलाफ है, लेकिन वो महिला क्या है, वो टेम्परेली या परमानेंटली जो है
वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है। ऐसी अवस्था में वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति के घर पर जाकर या कोई ऐसा कन्वीनियंस प्लेस जो कि पर्सन की चॉइस का होगा, वहां पर जाकर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ वो चीज वीडियोग्राफ भी करी जाएगी। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन। ये 164 के बारे में बात करते हैं कि उस महिला का जितनी जल्दी हो सके कोर्ट के समक्ष ले जाके स्टेटमेंट की, हम जिसको 164 पहले बोलते थे अभी 183 बोला जाता है, वो कराएंगे। ठीक, कॉपी इंफॉर्मेशन की जितनी जल्दी हो सके तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी उस इंफॉर्मेंट को या विक्टिम को जिसने की इंफॉर्मेशन दर्ज कराई है, विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175 ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ एनी क्राइम व्हिच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 इयर्स और मोर ऑफ। ये बात करते हैं, ये वाला जो प्रोविजन है थोड़ा सा अलग है, एक बार में आपको समझना पड़ेगा। ये बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाएगी और स्पॉट पर प्रोसीड करा जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से होती है भाई, जिस जगह पे अकरेंस हुआ है, जिस जगह पे घटना घटित हुई है वहां पे जाकर कंफर्म करेंगे, लोगों से मिलेंगे, पूछताछ करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, वही सब तो होता है। तो अगर ये सब करना है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रियर परमिशन ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी की चाहिए होगी। लेकिन किन ऑफेंसेस में चाहिए होगी? वो ऑफेंसेस जो कि 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम वाले हैं। तो उसमें अगर प्राइमा फेसाई पता करना है कि भाई केस जो है दुर्घटना घटित हुई है, ऐसा मसला हुआ है या नहीं हुआ, ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये प्राइमा फेसाई केस के बारे में पता करने के लिए क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक तरह से कहते हैं वो करेंगे। और उसके लिए जरूरी होती है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रियर परमिशन। ठीक, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie proceeding matter within a period of 14 days। ये हो गया 14 दिन के भीतर करेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। और अगर शुरू में ही लगता है कि हाँ ठीक है प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो तुरंत प्रोसीड कर जाएंगे विद द इन्वेस्टिगेशन। ये सिंपल सी चीज है। सेक्शन वो सबसेक्शन 4 बात करता है एनी पर्सन एग्रीव बाय द रिफ्यूजल। बस यही बात है कि मान लो रिफ्यूजल कर दिया गया, हम तुम्हारा एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, तो वो क्या करेगा? इन राइटिंग बाई पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उठाकर भेज देंगे डाक से सारा मसला कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये पुलिस ऑफिसर हमारा बयान नहीं, मतलब हमारा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर उसको उचित लगता है तो केस को स्वयं इन्वेस्टिगेट करेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे कि कोई उनके अंतर्गत आने वाला पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा और रिपोर्ट उनको देगा। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो यहां पर भी काम नहीं बना तो ये जो एप्लीकेशन है वो मजिस्ट्रेट को करी जाएगी। मजिस्ट्रेट को कहाँ की जाएगी वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। मैं आपको दिखा दूं, पूरा मैंने एकदम कैनवास अपना पेंट कर दिया। ये देखो भाई, लाल पीला नीला हरा, अरे भाई इतना मैं कहीं सड़क किनारे पेंट करता तो पैसे मिल जाते। हाँ, तो मैंने पूरा कैनवास पेंट कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें 10 के 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं भाई पूछो ना कमेंट में यार, पूरा कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, धका के एकदम हड़बड़ा के पूछो, एकदम खेल दो उसमें, ढाई के कमेंट एकदम बैक टू बैक। ठीक है, बाकी अगर आपको सेम चीज का पीडीएफ चाहिए, इस पे एफआईआर पे मैंने नोट्स बनाए हैं भाई, प्रॉपर नोट्स मैंने पीडीएफ बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा, मेरे ही नाम से अल्फा लीडर, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मैं सारा ये सब डाल देता रहता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको सेम चीज की आर्टिकल पढ़नी है एफआईआर पे जो मैंने लिख के पहले से अपलोड कर दी है, तो हमारे ही नाम से गूगल पे आपको जाकर सर्च करना है alphaPleaders.in। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आर्टिकल है, मौज में पढ़िए, अभी कमेंट वमेंट करिए। ठीक है भाई, कुछ इंगेजमेंट वगैरह बढ़ाओ यार, इतना मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? ठीक है, प्यार दिखाओ। बाकी पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम।